तो देखो बेटा, टुडे we are going to discuss about freely falling motion in 1D। ਹੁਣ देखो बेटा, freely falling motion, तो एक गल समझ जाओ कि जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन च असी बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है। पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ बेटा एक गल होर तुसी जिहड़ी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट भी है, वो है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और पोजेसिंग यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज जीरो। मतलब अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन पोजेस कर रहा, मीनस उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन जीरो है, तो उस पार्टिकल के ऊपर बेटा लगन वाली नेट फोर्स हमेशा जीरो होएगी, ऑलवेज जीरो। हुण जिहड़ी नेट फोर्स जीरो है, ਉਹਦਾ मतलब है कि इदा भी हो सकता कि अगर कोई पार्टिकल यूनीफॉर्म मोशन च है तो ਉਹਦੇ ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रही, ਤਾਂ भी नेट फोर्स जीरो है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि उस पार्टिकल ते दो फोर्सेस लग रही हैं बट इक्वल बट ऑपोजिट, ਤਾਂ भी नेट फोर्स जीरो होएगी। मतलब यूनीफॉर्म मोशन का मतलब है कि पार्टिकल के ऊपर या कोई फोर्स लग ही नहीं रही, तो जे फोर्सिस लग भी रही वा 2 3 4 5 तो उन्हों का रिजल्टेंट जीरो होएगा। तो ये भुलना नहीं है, हमेशा माइंड च रखना। तो यदा मतलब तुसी की, क्योंकि आपां मिसकनसैप्शन की है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर कोई पार्टिकल मोशन च है तो ਉਹਦੇ ਤੇ नैट फोर्स लगनी है ना, या ਉਹਦੇ ਤੇ फोर्स लगनी है, बिना फोर्स के पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। ये गलत हो गया। बिना फोर्स का मतलब बिना नैट फोर्स के पार्टिकल यूनीफॉर्म मोशन पोजैस कर सकता। तो एक तो ये पॉइंट नू क्लीयर कर लिया। दूसरा बेटा, अगर थोड़े सामने कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा, मोशन च है, और मोशन के दौरान उस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है या एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, तो उस मोशन नू आपां बोलिया सी नॉन यूनीफॉर्म मोशन। नॉन यूनीफॉर्म मोशन चाहे बेटा यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो चाहे नॉन यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनीफॉर्म मोशन के दौरान नेट फोर्स ऑलवेज नॉन जीरो होएगी, मतलब नेट फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो अगर अज तो बाद तुसी किसी पार्टिकल नू मूव करता देखो, मोशन च देखो, और की ऑब्जर्व करो कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब वो पार्टिकल एक्सेलरेशन पोजेस कर रहा, तो यदा मतलब उस पार्टिकल ते नेट फोर्स लग रही है। तो नेट फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही, तो ये दो ही आंसर है, या यस है या नो है। अगर आप कहने हैं कि नेट फोर्स एक्ट कर रही है, तो वह मतलब है कि जिस पार्टिकल ते भी नेट फोर्स लगेगी उसकी एक्सेलरेशन होएगी, और एक्सेलरेशन होने का मतलब वो वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर नेट फोर्स जीरो है तो इट मीन्स पार्टिकल जो है वो यूनीफॉर्म मोशन च। तो यूनीफॉर्म मोशन च भी नेट फोर्स जीरो एंड नॉन यूनीफॉर्म मोशन च नेट फोर्स नॉन जीरो। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਯੂਨਿਟਸ ਆਣਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਕੱਲਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬॉल ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ कि उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ड्यू टू अर्थ। जदों अर्थ किसी भी दूसरी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करती है या जदों भी कोई बॉडी अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करती है तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स नूं ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटी वर्ड है ना, ये तुसीं नोन है तुहानूं। हुण जदों असीं गल करते हैं ग्रैविटी दी बेटा, तो फोर्स ऑफ ग्रैविटी किसी भी बॉडी ते किन्नी लगेगी, अज तो बाद याद रखियो उस बॉडी दे वेट दे इक्वल। वेट mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी m स्मॉल g। तो हुण याद रखना बेटा कि जेड़ा बॉडी दा वेट है, किसी भी बॉडी दा वेट है, वो बेसिकली की रिप्रेजेंट कर रहा, उस बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ड्यू टू अर्थ, या किसी भी बॉडी का जिहड़ा वेट है वो की रिप्रेजेंट कर रहा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नूं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेट ऑफ बॉडी इक्को चीज़ है। तो और फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट ऑफ बॉडी mg दे इक्वल है। और याद रखना कि जिहड़ा m है मास, वो स्केलर क्वांटिटी है और किसी भी बॉडी लिए वो फिक्सड है। बट जो वेट है ना वो बॉडी दी फोर्स लग रही है, मतलब वेट एक्चुअली फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वेट क्योंकि फोर्स है तो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेट हमेशा बेटा एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड या टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है। मतलब अगर सानू कोई कहे कि वेट स्केलर है कि वेक्टर, तो साडा आंसर आएगा वेक्टर है। और अगर कहेगा कि अगर वेट वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होएगी, एक्चुअली आप बोलते हैं टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, बट उन्होंने वर्टिकली डाउनवर्ड भी कह दें डायरेक्शन। तो ये पॉइंट्स बेटा क्लीयर करने हैं, मतलब जेडे मैं पॉइंट्स तुहानू डिस्कस कर रहा ये तुहाडे दिमाग च होने चाहिए। हुण जदों कोई भी बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करती है, हुण नोट करना वर्ड कि हुण जिद्दां मान लो तुसीं अपने हाथ च पकड़े हुए पेन नूं एक सर्टन हाइट ते ले जाके छड्डो, तां जदों तुसीं उस पेन नूं हाथ च पकड़िया वा तो पेन रैसट ते है, पर जिद्दां ही तुसीं उहनूं रिलीज करोगे, छड्डोगे, तां वो नीचे नूं गिरेगा। हुण वो पेन नीचे नूं गिर रहा क्योंकि उस पेन दे उपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ लग रही है। तो जदों पेन नीचे नूं गिर रहा वा बेटा, तो उहदे ते जिहड़ी फोर्स लग रही है वो इक्को एक फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स। तो जदों भी तुहाडे सामने कोई भी बॉडी मूव कर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फोर्स, मतलब थोड़े सामने मूव करती हुई बॉडी ते होर कोई फोर्स नहीं लग रही एक्सैप्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी लग रही है, तो उस बॉडी नूं असीं कहने आ, उस बॉडी दे मोशन नूं असीं कहने आ फ्रीली फॉलिंग मोशन। तो फ्रीली फॉलिंग मोशन के दौरान बॉडी मोशन च तो होएगी और उहदे ते जिहड़ी फोर्स लगेगी वो इक्को एक होएगी, ग्रेविटी फोर्स। और अगली गल बेटा फ्रीली फॉलिंग, हुण जिहड़ा फॉलिंग वर्ड है ये कई बार साडे लई कन्फ्यूजन क्रिएट करदा, क्योंकि फॉलिंग तो मतलब असीं नीचे नूं लैने आ। फ्रीली फॉलिंग मोशन च बॉडी उस मूवमेंट ते उपर नूं भी जा पा, मतलब उस वक्त उपर नूं भी जा रही हो सकती है, नीचे नूं भी आ रही हो सकती है। हुण जिद्दां तुसीं हत्थ च पेन पकड़िया वा है ना, तो इस पेन नूं अगर तुसीं हवा च थ्रो करदे आ तां जिद्दां ही ये पेन तुहाडे हत्थों निकलिया ये मोशन च आ गया, और उस वक्त
इस पेन का मोशन फ्रीली फॉलिंग मोशन होएगा और फ्रीली फॉलिंग मोशन के दौरान जिहड़ा पेन है या ऑब्जेक्ट है उहदी उस वक्त की वेलोसिटी अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, लैफ्ट नूं भी हो सकती है, राइट नूं भी हो सकती है, किसी भी डायरैक्शन च हो सकती है। वो डिपेंड करेगा तुसी थ्रो कितना कीता ना। तो हुण आ गल नूं देखो इत्थे बेटा कि अगर तुसी पेन नूं एक सर्टन हाइट तो ड्रॉप करोगे तो ये पेन हमेशा नीचे नहीं आएगा, तो इसकी वेलोसिटी हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगी। पर अगर तुसी इस पेन नूं उपर नूं थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो ये पेन जो उपर नूं जा रहा उदों तक तो इसकी वेलोसिटी अपवर्ड ही रहेगी, पर एक पर्टिकुलर हाइट तो बाद ये वापस फिर नीचे आएगा। तो जो ये नीचे आ रहा तो वेलोसिटी डाउनवर्ड हो जाएगी। और अगर तुसी इस पेन नूं एक साइड नूं थ्रो करते हैं तो उस केस दे विच बेटा ये पेन इदां चल के जमीन ते गिरेगा ना। तो इस तरह जो पेन चल रहा तो अलग अलग जगह ते उहदी वेलोसिटी दी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट डिफरेंट होएगी। तो कहने का मतलब की है कि ये गल नूं क्लीयर कर लेना कि अगर सानू कोई कहे कि व्हाट इज फ्रीली फॉलिंग मोशन, तो फ्रीली फॉलिंग मोशन का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के उपर मोशन के दौरान इको एक फोर्स लग रही है, ग्रेविटी। और फ्रीली फॉलिंग मोशन के दौरान क्योंकि जिहड़ी फोर्स लग रही है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो उस ग्रेविटी फोर्स करके जिहड़ी बॉडी च एक्सलरेशन पैदा होनी है, देखो बेटा जदों भी बॉडी ते नैट फोर्स लगेगी बॉडी एक्सलरेट करेगी। और अगर बॉडी के उपर लगन वाली फोर्स ग्रेविटी फोर्स है तो ग्रेविटी फोर्स करके जो बॉडी च एक्सलरेशन पैदा होंदी है उन्होंने कहने हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी जो सिंबल है वो तुसी फैमिलियर होंगे, स्मॉल जी। तो एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, और स्मॉल जी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सलरेशन ही है बट ग्रेविटी करके पैदा हुई है ना। तो ये जी स्मॉल जी है ना इसकी डायरेक्शन भी होएगी। और ये याद रखना वा कि जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होएगी। तो हुण इस गल नूं अगर आपां पूरी डिस्कशन नूं 2 मिनट लई रिवाइज करिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है कि अज तो बाद अगर तुहाडे सामने कोई भी बॉडी मोशन च है और मोशन के दौरान सिर्फ उहदे ते ग्रेविटी फोर्स लग रही है तो उसके मोशन नूं असीं फ्रीली फॉलिंग मोशन बोलांगे। फ्रीली फॉलिंग मोशन के दौरान बेटा इन जनरल अगर गल करिए तो बॉडी की वेलोसिटी डाउनवर्ड भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, या राइट लैफ्ट इनक्लाइंड भी हो सकती है। पर फ्रीली फॉलिंग मोशन के दौरान जो बॉडी की एक्सलरेशन है वो हमेशा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होएगी, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होएगी। मतलब चाहे ऑब्जेक्ट नीचे नूं आ रहा तो जो ऑब्जेक्ट नीचे नूं आ रहा तो उसकी वेलोसिटी तो डाउनवर्ड है बट एक्सलरेशन तो हमेशा ही डाउनवर्ड होनी है। इस केस च देखो बेटा जदों असी ऑब्जेक्ट नूं उपर नूं थ्रो कीता तो वेलोसिटी अपवर्ड है बट एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड ही है। इस केस दे विच जदों असी बॉडी नूं थ्रो कीता तो वेलोसिटी इस तरफ है शुरू च, पर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड ही रहेगी। तो इस गल नूं क्लीयर कर लेना तुसी कि जो फ्रीली फॉलिंग मोशन है उहदे दौरान एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होएगी, वेलोसिटी नीचे नूं उपर नूं साइड नूं कुछ किसी भी डायरैक्शन च हो सकती है। पर हुण मैं जिहड़ी अगली गल दसन लगा कि क्योंकि हैडिंग लिखिया वा फ्रीली फॉलिंग मोशन इन 1D, तो वैसे फ्रीली फॉलिंग मोशन 1D 2D च हो सकता वा, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन भी फ्रीली फॉलिंग हो सकता, प्रोजैक्टाइल मोशन जो इस तो बाद आएगा। बट क्योंकि असी फ्रीली फॉलिंग मोशन इन 1D की गल कर रहे हैं तो 1D दे विच बेटा आ वाला केस पॉसिबल नहीं है।
तो 1D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਜੋ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਾਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ। हाँ हाँ ठीक है ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ, ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ 3rd ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਸਿਸ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨॉन ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ। ਨॉन ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਜੰਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਜੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਥ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਕੰਟੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਈਵਨ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਮੂਨ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਰਥ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਨ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਪੁੱਤ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨॉन ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਐਟ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਐਕਸ਼ਨ ਐਟ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਆਪਾਂ 3rd ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਔਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਾਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਔਰ ਕਾਪੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ। ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਨॉन ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜੇ ਪੈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਵੰਸ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਥਰੋਨ, ਪੈਨ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਤੇ ਪੈਨ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਨ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਾਪੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਨੀ ਪੈਣੀ, ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕਾਪੀ ਤੋਂ 2-4-5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਆ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਦੋਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਪਾਉਂਗੇ? ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈ। तो इस कारण करके क्लियर हो जाओ कि जेड़ा पेन है, बॉल है ना, कोई भी चीज़ है, तो अगर तुसी हथ च पकड़ी है तब तक तुसी ਉਹਦੇ ਤੇ फोर्स लगा पाओगे। जिद्दां ही तुसी ਉਹਨੂੰ थ्रो किया, थ्रो करते सार ही जिद्दां ही वो बॉडी ਤੁਹਾਡੇ हथों निकली तो ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया, फिर तुसी ਉਹਦੇ ਤੇ फोर्स नहीं लगा रहे। फिर कौन फोर्स लगा रहा? फिर सिर्फ ਇੱਕੋ ਹੀ बचिया अर्थ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਨੂੰ, ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅਰਥ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। तो ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। तो ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਅੰਕੁਸ਼? नारायण, वंश, आर्यन, आर्यन, समूघन, चिराग, यथार्थ, भरत, भरत, लक्ष्य, लक्ष्य क्लियर है? साहिल, चलो ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਾਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ बॉडी है ना वो हमेशा वर्टिकल स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, या ऊपरों नीचे आएगी या नीचे तो ऊपर जाके फिर वापस भी नीचे आ सकती है। तो फ्रीली फॉलिंग मोशन इन 1D, और फ्रीली फॉलिंग मोशन के दौरान उस बॉडी की बेटा एक्सेलरेशन कितनी होएगी? स्मॉल जी के बराबर। तो ਇਹਦਾ मतलब फ्रीली फॉलिंग मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो जो फ्रीली फॉलिंग मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। पर हुण उस तो अगली गल सुनो बित कि फ्रीली फॉलिंग मोशन, क्योंकि आप वन डायमेंशन की गल कर रहे हैं, वन डायमेंशन दे विच जदों बॉडी मूव करेगी है ना, तो उस केस दे विच फ्रीली फॉलिंग मोशन इन वन डायमेंशन च बॉडी हमेशा वर्टिकल पाथ फॉलो करेगी, नीचे तो ऊपर या ऊपर तो नीचे, है ना, लेफ्ट तो राइट नहीं या अगे तो पीछे नहीं कर सकती। ये याद रखियो 1D च। तो वन डायमेंशनल फ्रीली फॉलिंग मोशन च बॉडी हमेशा ऊपरों नीचे या नीचे तो ऊपर जाएगी। दूसरी गल जो फ्रीली फॉलिंग मोशन है बेटा उहदे विच जो बॉडी है उहदी वेलोसिटी उस वक्त ऊपर नूं भी हो सकती है, नीचे नूं भी हो सकती, पर एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होएगी। क्योंकि आम तौर पर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। हुण जिद्दां मान लो थोड़ी देर बाद मैं तुहानूं पुछां कि आपां एक बॉल नूं है ना जमीन तो उपर नूं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कीता ते दूसरी बॉल नूं छत तो ड्रॉप कीता, तां हुण जदों एक बॉल, पहली बॉल नीचे तो ऊपर जा रही है, दूसरी बॉल ऊपरों नीचे आ रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ होएगी? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। और जदों असीं कहने बॉडी जा रही है तो जा रही का मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन दस रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होएगी। और लास्ट पॉइंट, एक्चुअली बेटा
जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना स्मॉल जी की वैल्यू, तो स्मॉल जी की वैल्यू वैसे तो विद हाइट विद डेप्थ वेरी करती है। मतलब भी अगर आप जमीन दे उपर हैं, जमीन तो 100 मीटर अबव है, 10 किलोमीटर अबव है, 100 किलोमीटर अबव है, तो जिदा असी उपर नूं जावांगे बेटा तो जो स्मॉल जी है ना उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, यदा मतलब जी स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो एक्चुअली वेरीएबल है। पर हुण गल नूं ध्यान दईओ जी मैं गल दस रहा, बट अगर असी जमीन तो 100 200 300 मीटर की रेंज च रहने हैं, मतलब जिहड़ा फ्रीली फॉलिंग मोशन हो रहा वा उहदे विच जिहड़ी बॉडी की हाइट है वो 100 मीटर 200 मीटर या उस तो घट है, 300 मीटर या उस तो घट है, तो फिर असी मान सकते हैं कि हर जगह ते स्मॉल जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, कॉन्सटेंट ही है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बेटा ध्यान दिओ ਜਿਹੜਾ फ्रीली फॉलिंग मोशन असी ਇੱਥੇ पढ़ रहे हैं वन डायमेंशन च ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्मॉल जी ਜਿਹੜੀ है वो कॉन्सटेंट ही होनी है। क्यों? क्योंकि ਜਿਹੜੀ हाइट इन्वॉल्व होनी है ना वो हाइट लैस दैन 100 200 300 मीटर ही होनी है। तो इस करके स्मॉल जी का मैगनीट्यूड भी कॉन्सटेंट है। हुण अगर किसी भी मोशन के दौरान एक्सेलरेशन का मैगनीट्यूड भी कॉन्सटेंट होए, डायरैक्शन भी कॉन्सटेंट होए, तो उस मोशन नूं असीं कहने आ यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका मतलब जो फ्रीली फॉलिंग मोशन असीं पढ़न जा रहे हैं वो यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि फ्रीली फॉलिंग मोशन के दौरान जो असीं पढ़न जा रहे हैं जिस कंडीशन के अंडर ਉਹਦੇ ਚ स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैगनीट्यूड भी नहीं बदलना, तो डायरैक्शन तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहनी है या हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ रहनी है। तो हुण क्योंकि फ्रीली फॉलिंग मोशन यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इस करके इस मोशन नूं स्टडी करन लई साडे कोल आ जिहड़ियां इक्वेशनस है इन्हां नूं असीं यूज करना। तो असीं इन्हां इक्वेशनस नूं फ्रीली फॉलिंग मोशन च विदाउट एनी हैजिटेशन यूज कर सकते हैं। बट ध्यान की रखना बेटा कि फ्रीली फॉलिंग मोशन च जो ए है ਉਹਦਾ मैगनीट्यूड हमेशा स्मॉल जी है। ठीक है, मतलब आप इत्थे ए की जगह स्मॉल जी लिख लैनी है। मतलब इन्हां इक्वेशनस दे विच फ्रीली फॉलिंग मोशन नूं स्टडी करते वक्त असी ए स्मॉल जी दे इक्वल लैना वा, ते डायरैक्शन स्मॉल जी की हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होएगी। तो इत्थे तक मैनू नहीं लगता किसी नूं डाउट होना चाहिए। जे है तो बेटा पूछ सकते हैं तुसीं, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। समूहन यथार्थ आर्यन हुण देखो बेटा हुण फ्रीली फॉलिंग मोशन जो है ये जो कंसेप्ट है बेटा ये दौरान जो थ्योरी पार्ट है पोर्शन है वो थानू मैं सारा दसता वो असी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स च यूज करना। ठीक है, हुण एक गल होर ध्यान रखनी बेटा, आराम नाल गल सुननी है। होना की है जदों आपां कोई भी मोशन स्टडी करते हैं तो असी एक टर्म यूज करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। हुण बेटा यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लई इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल असी यू चूज किया होया। हुण अगर मान लो थानू कोई कहे एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टन हाइट,
कि एक ऑब्जेक्ट नू असी ड्रॉप किया फ्रॉम सर्टन हाइट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लैनी है? व्हाट वुड बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी? दस सकते हैं नारायण? 0। नवनीत? अगर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा फ्रॉम सर्टन हाइट तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी है? यू तो है, उसका वैल्यू कितनी लेनी है? मैग्नीट्यूड कितना होना? नहीं पता तो एनीवन? 0। हुण देखो बेटा, ध्यान दियो, लिसन। हुण इहदे च भी गल नूं समझो, तुसी 9th दे विच और +1 च भी पढ़ांगे आपां, एक बेटा कंसैप्ट पढ़ते हैं इनर्शिया, लॉज ऑफ मोशन दे अंडर ना, इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। हुण बेटा जदों गल सुनो, अगर तुसी मूविंग कार दे अंदर बैठे हैं, तो चलदी कार च तुसी बैठे हैं बेटा, और कार दी मान लो वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर अलोंग ईस्ट, तो थोड़ी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार तो 0 है, क्योंकि तुसी कार दे अंदर रेस्ट दे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू कार तुसी अपनी जगह नहीं बदल रहे, तो थोड़ी विद रिस्पेक्ट टू कार तो 0 है वेलोसिटी। बट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि तुसी कार दे नाल जुड़े हुए हैं, रेस्ट ते हैं, इस करके कार दे नाल जुड़ी हुई हर चीज़ दी, चाहे वह स्टीयरिंग है, चाहे कोई होर चीज़ है, सीट्स है, हर हिस्से दी, कार दे हर हिस्से दी जो वेलोसिटी है, जो स्टेशनरी है कार दे नाल ना, तो हर हिस्से दी वेलोसिटी वही है जो कार दी है, और इनकलूडिंग पैसेंजर, क्योंकि पैसेंजर भी सीट ते बैठा होया वा, कार नाल जुड़िया होया वा। ये इनर्शिया का कंसैप्ट है कि अगर तुसी कार दे विच बैठे हैं बेटा, तो कार दी अगर वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है अलोंग ईस्ट, तो थोड़ी वेलोसिटी भी 60 किलोमीटर पर आवर है अलोंग ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये गल भुलनी नहीं है कि जिथे आप रैफरेंस नहीं बोल रहे हो अर्थ है, तो वो सारी डिस्कशन च यही चलना। अच्छा, हुण अगर मान लो, हुण गल नूं सुनो, अगर मान लो तुसी कार दे अंदर बैठे हैं और हाथ च एक बॉल पकड़ी हुई है, तो हुण अगर बॉल थोड़े हाथ च पकड़ी हुई है, तो बॉल थोड़े नाल जुड़ी है, तुसी कार नाल जुड़े हैं, इहदा मतलब उस बॉल दी वेलोसिटी भी 60 किलोमीटर पर आवर अलोंग ईस्ट ही है, ड्यू टू इनर्शिया। तो हुण अगर तुसी, हुण ध्यान दियो बेटा, अगर तुसी कार दी खिड़की चों हथ बाहर कढ़ के, है ना, उस हाथ च पकड़ी हुई बॉल नूं रिलीज कर दिन्ने हैं, छड्ड दिन्ने हैं, ड्रॉप कर दिन्ने हैं, मतलब मुट्ठी बंद नूं खोल दिन्ने हैं, तो ड्रॉप हो गई वो बॉडी। तो हुण विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जिहड़ी तुसी बॉडी बॉल नूं ड्रॉप कीता वा, वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रेस्ट ते नहीं सी, ਉਹਦੀ वेलोसिटी कितनी सी? जिन्नी कार दी है, ठीक है। तो इस करके हुण वो बॉडी, वो बॉल जिहड़ी ड्रॉप हुई है, ਉਹਦੀ U 0 नहीं लैनी, कितनी लैनी है? 60 किलोमीटर पर आवर अलोंग ईस्ट। हुण एक्चुअली हुंदा की है, जो 9th 10th पढ़ते हैं तो सानू बड़ा आसान काम समझा दिता जाता कि जिथे वर्ड पढ़ लो ड्रॉप्ड, रिलीज्ड, तो उत्थे तुसी इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लैनी है। ये गलत है बेटा। जिहड़ी ट्रू एक्सप्लेनेशन है वो की है कि जदों भी कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप होएगा तो ਉਹਦੀ इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी लैनी है?
ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਰਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੱਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਪਾਵਾਂ। तो एंड कर लो मीटिंग। तो देखो बेटा, तो आप डिस्कस कर रहे सी कि अगर साडे सामने किसी स्टेटमेंट दे विच ये बोलिया जाए बॉडी इज ड्रॉप्ड, तो असी इनीशियल वेलोसिटी कितनी लैनी है, तो उसका आंसर है कि तुसी उस स्टेटमेंट 'च पहला चैक करना कि वो बॉडी जिस जगह तो ड्रॉप हो रही है उस जगह की वेलोसिटी कितनी है। हुण रूटीन च पता की होना, विद रिस्पैक्ट टू अर्थ उस जगह की वेलोसिटी कितनी है। रूटीन च की होना कि बॉडी ने ड्रॉप होना फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ टावर, है ना, फ्रॉम द रूफ ऑफ हाउस। हुण चाहे टॉप बिल्डिंग दी है, टावर दी है, घर की छत है, वो विद रिस्पैक्ट टू अर्थ रेस्ट ते है। तो इस कारण करके टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ बिल्डिंग, रूफ ऑफ हाउस, तो इन्हां तो ड्रॉप होने वाली बॉडी की जो वेलोसिटी है वो जीरो ही है, इनीशियल वेलोसिटी। पर अगर मान लो थानू कहना वा ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक बैलून है, जिदा तुसी देखा ही होना हॉट एयर बैलून्स भी होंगे है। तो हॉट एयर बैलून्स दे विच जिहड़ी नीचे बकट लगी है उहदे च मान लो तुसी खड़े हैं और बैलून हवा च उपर नूं जा रहा वा, और जिस वक्त तुसी हत्थ च पकड़ी बॉल नूं ड्रॉप किया तो उस वक्त जिहड़ा तुहाडा बैलून है या तुसी है पूरा सिस्टम है उहदी वेलोसिटी 10 मीटर अप पर सेकेंड अपवर्ड है वर्टिकली। तो यदा मतलब उस केस च तुसी जिहड़ी ऑब्जेक्ट नूं ड्रॉप किया उहदी इनीशियल वेलोसिटी जीरो नहीं लैनी, 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड लैनी है। ये भी ध्यान च रखना बेटा कि क्योंकि जो इनीशियल वेलोसिटी है ना वो कितनी लैनी है आप जदों बॉडी ने ड्रॉप होना है, तो जिस जगह तो बॉडी ड्रॉप हो रही है उस जगह ते उस जगह की विद रिस्पैक्ट टू अर्थ कितनी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी वैक्टर है तो वह मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन दोनों कंसीडर करने हैं और वो ड्रॉप हो रहे बॉडी के बराबर होने हैं, ये याद रखना। तो अगर बॉडी बैलून तो ड्रॉप हो रही है और बैलून नीचे नूं आ रहा, तो उस ड्रॉप हो रही बॉडी की वेलोसिटी भी डाउनवर्ड होएगी डायरैक्शन, तो जे बैलून अपवर्ड जा रहा तो अपवर्ड होएगी, जे राइट नूं जा रहा तो राइट होएगी, लैफ्ट नूं जा रहा तो लैफ्ट होएगी। पर क्योंकि आप वन डायमेंशनल फ्रीली फॉलिंग मोशन नाल डील कर रहे हैं तो साडा बैलून या उपर नूं जाएगा या नीचे नूं, होर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जे होर किसी साइड वाल जांदा फिर मोशन 2D बन जाना, तो वो आप हाले डिस्कस नहीं कर रहे। इस कारण करके बेफिक्र होके जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी या अपवर्ड होनी या डाउनवर्ड, दूसरी होर कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होनी है। हुण अगर आप इस गल नूं समझ लिया बेटा, क्लीयर कर लिया, तो हुण आप ये बिहाफ ते एक दो न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं। लिखो न्यूमेरिकल। हाँ जी बेटा। बॉडी देखो गल सुनो पुत, अगर बॉडी जिदा हुण तुसी है ना कार दे अंदर बैठे हैं और कार दे अंदर बैठे बैठे थोड़े हाथ च एक बॉल है, उन्होंने पकड़ के कार दे अंदर ही थोड़ी हाइट ते लिया के ड्रॉप करूंगे, ठीक है। तो हुण वो बॉडी नीचे कितना टाइम लै रही है बेटा आन नूं, कार दे फर्श नाल टकरान नूं, तो उहदे लई जिहड़ी इनीशियल वेलोसिटी बॉडी दी है वो तुसी कितनी कंसीडर करनी, कार वाली ही करनी है। तो जदों बॉडी ने ड्रॉप होना वा तो चाहे वो बैलून च ही आके दोबारा गिर जाए फाइनली, बट उसकी जिहड़ी इनीशियल वेलोसिटी है वो कितनी लैनी है, वो आपां
बैलून की जो वेलोसिटी है उस वक्त जिस वक्त बॉडी ड्रॉप हुई विद रिस्पैक्ट टू अर्थ उही लैनी है। हुण इहदे च भी एक गल आएगी क्योंकि असी ज़्यादातर कैलकुलेशनस जिहड़ियां करते हैं ना उहदे विच असी अर्थ नूं ही रैफरेंस पॉइंट लैके चलते हैं। हुण तुहानूं शुरू च दस्सिया सी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ टॉपिक स्टार्ट ਕੀਤਾ ਸੀ ना ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ है तो ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ भी कंप्लीट कर ਲਈਏ ਅੱਜ कि बेटा कि एक वर्ड ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ फ्रेम ऑफ रैफरेंस पर ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डिफाइन नहीं सी ਕੀਤਾ ना समझाया सी। पर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ये जरूर दस्सिया सी एक ਹੁੰਦਾ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन ਨੂੰ डिस्क्राइब ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ स्पेस के अंदर एक जीरो पॉइंट लै लैने आ और उस जीरो पॉइंट तो असी तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइनस ड्रॉ कर दें। तो वो जिहड़ा पॉइंट है उन्होंने ओरिजिन कह दें और वो जिहड़ियां तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइनस ड्रॉ कीतियां एक्सिस ड्रॉ कीतियां एक्स वाई जैड वो मिल के बनांदियां कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम हुंदा बेटा सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम की हुंदा सिर्फ पोजीशन नूं दसना। पर हुण तुहानूं पता होना चाहिए याद रखना दिमाग च कि जदों असी मोशन की गल करते हैं तो मोशन के दौरान जदों असी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन नूं स्टडी करना तो सानूं उस ऑब्जेक्ट की अलग अलग टाइम ते पोजीशन नोट करनी पैनी है। मतलब पोजीशन नोट करन लई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अलग अलग टाइम का मतलब टाइम नूं नोट करन लई भी सानूं क्लॉक चाहिए है घड़ी चाहिए जिन्हों आप कह सकते हैं। तो यदा मतलब मोशन दे किसी भी पार्टिकल किसी भी बॉडी के मोशन नूं कंप्लीटली डिस्क्राइब करन लई तुहानूं पोजीशन दे नाल नाल टाइम मेजर भी करना पैना। बिना टाइम दे जे आप टाइम ही नहीं मेजर करते भी किस वक्त बॉडी कित्थे है तो चाहे आप डिसप्लेसमेंट निकाल सकते हैं बट टाइम टेकन जे मेजर ही नहीं किया तो तुसी एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, वेलोसिटी नहीं निकाल सकते है ना। चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं बट एवरेज एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि टाइम टेकन हर केस च चाहिए वा। तो जिहड़ा मोशन है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए पोजीशन के नाल नाल टाइम टेकन का मेजर करना भी जरूरी है, टाइम नूं मेजर करना भी जरूरी है। तो जिहड़ी चीज़ सिर्फ पोजीशन मेजर करन दे काम आती है उन्होंने तो असी नाम देता सी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो टाइम मेजर करन दे काम आंदा वा क्लॉक है ना। तो जे आप गल करिए बेटा अगर आप गल करिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तो एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड क्लॉक। मतलब जो मैं कहना कोऑर्डिनेट सिस्टम यदा मतलब सिर्फ पोजीशन मेजर कर सकते, पर जो मैं कहना फ्रेम ऑफ रेफरेंस यदा मतलब हुण टाइम मेजर करने की फैसिलिटी भी है तो है ना अलॉन्ग विद कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस क्लॉक ये मिलके बनाते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये गल याद रखनी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम की ही एक एक्सटेंशन है, इनू आप इदा दिमाग च रख सकते हैं। हुण जो मैं तुहानू कहना कोऑर्डिनेट सिस्टम दे विच एक हुंदा वा जीरो। हुण वो जिहड़ा जीरो पॉइंट है जिन्हों तुसी ओरिजिन कहने आ बेटा वो पॉइंट रेस्ट ते भी हो सकता वा ते मोशन च भी हो सकता वा। हुण देखो अगर आप जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उहदा जिहड़ा ओरिजिन है अगर वो आप अर्थ नाल फिक्स कर दईए तो विद रिस्पैक्ट टू अर्थ वो पॉइंट फिक्सड हो गया, रेस्ट ते हो गया। पर जे मान लो आप जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है जीरो पॉइंट अगर वो पॉइंट असी मूविंग कार दे नाल फिक्स कर दईए तो क्योंकि हुण विद रिस्पैक्ट टू अर्थ वो कार चल रही है तो यदा मतलब जिहड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है वो हुण मोशन च हो गया। तो कहने का मतलब ये कि जिहड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है वो जरूरी नहीं है रेस्ट ते होए, वो मोशन च भी हो सकता। मतलब जिसनों असी मेजरमेंट की जीरो कहने वो मोशन च भी हो सकती है रेस्ट ते भी हो सकती। तो इस करके जिहड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना बेटा वो दो तरह का हो गया, या रेस्ट ते या मोशन च। अच्छा हुण जिहड़ा मोशन है
ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਨॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ओरिजिन ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ओरिजिन ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਐਟ ਰੈਸਟ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ओरिजिन ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ। ਪਰ ਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨॉन यूनिफॉर्म ਮੋਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਅੱਛਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਸਟ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਓ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਐਰੋਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ, ਕਦ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, तो अगर कार बड़ी स्मूथ रोड के उपर इक्को स्पीड नाल चल रही है, ड्राइवर सीधा जा रहा, ना लैफ्ट नूं ना राइट नूं मुड़ रहा, तो थानू फीलिंग नहीं आएगी कि कार चल रही है। कार चलती महसूस होनी है जदों असी लैफ्ट या राइट बाहर नूं देखना कि जेडे बाहर लगे बिल्डिंग्स है ना, इलैक्ट्रिक पोल्स है वो पिछे नूं जा रहे हैं, या सड़क खराब होने करके झटके लगने हैं, तो उहदे करके सानू महसूस होना फोर्स करके। तो मतलब ये जदों कोई भी बॉडी यूनीफॉर्म मोशन च है या रैसट ते है तो ये सेम स्टेट नूं रिप्रजेंट करदियां, सेम स्टेट नूं, जबकि जो एक्सलरेटेड मोशन है वो एक अलग स्टेट है। तो इस करके जिहड़ा फ्रेम ऑफ रैफरेंस है बेटा, अगर वो रैसट ते है या यूनीफॉर्म मोशन च है तो उन्होंने असी इकट्ठे नूं कहने आ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस। तो जिहड़ा फ्रेम ऑफ रैफरेंस का ओरिजिन एक्सलरेट हो रहा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨॉन ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। तो अगर कोआर्डिनेट सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਕ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ। तो ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ओरिजिन ਹੈ ਉਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨॉन यूनिफॉर्म मोशन 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ यूनिफॉर्म मोशन 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨॉन ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਕਰਨੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਟ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਕਿ फ्रेम ऑफ रैफरेंस इनर्शियल भी हो सकता, नॉन इनर्शियल भी। तो जिहड़ी चीज़ बेटा एक्सलरेट हुंदी है उहदे नाल जुड़िया होया फ्रेम ऑफ रैफरेंस थोरैटिकली डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली नॉन इनर्शियल होएगा। हुण क्वेश्चन ये पैदा हुंदा कि जिहड़ी तुहाडी अर्थ है, अर्थ क्या ये इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल। तो हुण देखो बेटा, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो थानू दसिया दो तरह का हो सकता, इनर्शियल अज सिर्फ तुसी इहदे नाम नाल अपने आप नू फैमिलियर करना, तो इन्हां नू किद्दां एक्सप्लेन करना वो आपां दोबारा गल नू करांगे। जिहड़ा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा या रेस्ट ते होएगा या यूनिफॉर्म मोशन च, ते जिहड़ा नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड होएगा। हुण अगर तुहानू कोई पूछे कि जो अर्थ है तो वो किहड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब जदों असी अर्थ दे नाल फिक्सड पॉइंट नू
ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਕਰਵਡ ਪਾਥ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ, ਕਰਵਡ ਪਾਥ ਸਮਝ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਲਿਪਟੀਕਲ ਪਾਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਕਰਵਡ ਪਾਥ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਵਡ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ along a tangent drawn at given point on the curved path ਜਾਂ any path। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਡ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਰਵਡ ਪਾਥ ਫਾਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੋਜੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਡ ਪਾਥ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਨॉन यूनिफॉर्म ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ यूनिफॉर्म ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਨ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਵੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਹੈ। ਤੋ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਰਥ ਉਹ ਨॉन ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅਰਥ ਕਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਨॉन ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਰਥ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੋਡੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। तो जी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है वो अर्थ की एक्सलरेशन नहीं है अपनी, वो अर्थ के कारण जिस बॉडी ते फोर्स लग रही है उस बॉडी च पैदा होने वाली एक्सलरेशन है। तो दोनों च फर्क है। तो अर्थ की रोटेशन करके जी एक्सलरेशन है जो असी वो कैलकुलेट करते हैं, हाले नहीं करनी, वो होंगी है बेटा 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴ का मतलब समझते हैं 0.0001 मीटर पर स्केयर सेकेंड। हुण 0.0001 ये एक्सलरेशन थोरैटिकली तो नॉन जीरो है, बट प्रैक्टिकली 0.00 है ना, 0.0001 पॉइंट तो बाद 3 0 फेक। हुण ये जिहड़ी वैल्यू है वो स्मॉल जी 10 मीटर पर स्केयर सेकेंड के मुकाबले बहुत छोटी है। तो प्रैक्टिकल परपज़ लई असी अर्थ नूं इनर्शियल फ्रेम मान के चलते हैं। तो यदा मतलब अज तो बाद जिन्ने भी न्यूमैरिकल सॉल्व करांगे उन्होंने विच मैक्सीमम च साडा जिहड़ा फ्रेम ऑफ रैफरेंस है वो अर्थ ही होएगी, और अर्थ प्रैक्टिकली वो साडा इनर्शियल फ्रेम ही होएगा दिमाग च। पर थोरैटिकली जे सानू कोई पूछे क्वेश्चन च फिर असी उन्होंने नॉन इनर्शियल लिखना, पर अदरवाइज जदों भी असी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बिना फ्रेम ऑफ रैफरेंस नू मैंशन किए वो अर्थ ही है, और उस वक्त अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रैफरेंस ही मान के चलना वा, मान के चलना वा है नहीं। पर क्योंकि एक्सलरेशन बहुत छोटी होने करके उहदे रिजल्ट्स सेम रहणगे, इस करके सानू कोई फर्क नहीं पैना। तो ये गल्लां बड़ियां इंपॉर्टेंट है, मतलब जिन्हां ने कॉम्पीटिशन देना या न्यूमैरिकल्स नू चाहते हैं ईजीली हो जान है ना प्रॉब्लम, तो ये पॉइंट सारे माइंड च रखने हैं। सो इत्थे तक किसी नू डाउट है? भरत, नवनीत, नारायण, अंकुश, साहिल, आर्यन,
लक्ष्य 300 देखो हुण पुत्त होना की है देखो भी अगर मान लो सानू कोई कहे कि एक बॉडी 500 मीटर हाइट तो नीचे आई है या 1000 मीटर हाइट तो नीचे आई है या 10 किलोमीटर हाइट तो नीचे आई है ना, तो फिर उस प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व करते वक्त ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर वर्गे फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहनी उस वक्त है ना। बट उत्थे फिर साडे कोल अलग कंसैप्ट आ जाने आ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मकैनिकल एनर्जी कहने आ, वो अलग आएगा बेटा। तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ 10 ਮੀਟਰ 20 ਮੀਟਰ 50 ਮੀਟਰ 100 ਮੀਟਰ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब कोई डबल माइंडेड होने की लोड़ नहीं है, तो ये स्मॉल जी एक कांस्टेंट लैके ही चलेगा इत्थे काम। समूहन चिराग यथार्थ है नहीं गा। चलो तो अज बेटा आप इत्थे रुकते हैं, और ये जड़ा मैं लैक्चर अज वाला ना ये रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर भी पा देना, ताकि क्योंकि ये बेसिक गल्लां वा बड़ियां, तो इनू दोबारा जे किसी नूं थोड़ी डाउट भी है रह जाता वा तो इनू दोबारा सुन सकते हैं तुसीं। तो कल नूं आपां हुण मिलांगे। सो थैंक यू वेरी मच।